गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, ऑसिलेशन का हमारा लास्ट क्लास में शायद वो सेशन नंबर 10 था। उसमें हमने कुछ स्पेशल ऑसिलेशंस देखा था, जैसे लार्ज पेंडुलम और फिर अर्थ के थ्रू टनल, है ना। तो काफी बड़े बड़े टॉपिक्स थे, इसी में अपना टाइम पूरा बीत गया था। आज चलिए उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, सम स्पेशल ऑसिलेशंस। जैसे 3 नंबर पे मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम। काफी सिंपल सा टॉपिक है। देखिए, कोई भी मान लीजिए कोई भी शेप का एक बॉडी को आपने मान लीजिए वर्टिकल प्लेन में क्या किया है, टांग दिया है, सस्पेंड कर दिया है। इस पॉइंट से आपने सस्पेंड कर दिया है किसी भी शेप का बॉडी, 3 डायमेंशनल बॉडी है ऑफ कोर्स ये, ठीक है। ऐसा सस्पेंड कर दिया है, तो इसका मान लीजिए सेंटर ऑफ मास जो है वो मान लीजिए यहां पर है C, और ये मान लीजिए O इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। O इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड C इज सेंटर ऑफ मास। अब करना क्या है, ये इस बॉडी को थोड़ा सा एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया जाए। ये डायग्राम नहीं समझा आपको? अरे भाई, जैसे अपन दीवार में कैलेंडर टांगते हैं, फिर कैलेंडर को थोड़ा सा साइड में अगर सरका दीजिएगा और छोड़ दीजिएगा तो वो ऐसा 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 होता रहेगा ना। तो ऐसे ही दीवार, घड़ी, कोई भी वर्टिकल प्लेन में आप किसी भी शेप का ऑब्जेक्ट को आप टांग दीजिए और उसको एक हल्का सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दीजिए, ठीक है। मैं ऐसा लिखूंगा कि लेट अस गिव अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अभी यहां से लेकर यहां तक ऐसा करके एक लाइन होगा, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा बन गया, सीधा होना चाहिए, है ना। सीधा ही लटकता है ना कोई भी चीज, तो अपन काम करते हैं पहले ही लाइन बना देते हैं, बहुत दिमाग है, ठीक है। और ये पॉइंट का नाम मान लीजिए C है। तो आपको पता है कि इस चीज का जो वेट है वो यहां पर एक्ट कर रहा होगा mg, ठीक है। अब करना क्या है, इसको थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दीजिए, थोड़ा उसको मूव करा दीजिए ऐसा, थोड़ा सा इधर मैंने मूव करा दिया, ठीक है। दोनों एग्जैक्ट नहीं बन पाया, माफ कीजिएगा। तो ये इसका न्यू पोजीशन है, मान लीजिए नया पोजीशन है, शिफ्टेड पोजीशन है ब्लैक वाला। तो इसका सेंटर ऑफ मास भी यहां चला गया होगा, है ना। यहां चला गया होगा सेंटर ऑफ मास भी। अगर इसको ऐसा कर दीजिएगा तो ये यहां चला गया होगा। तो ये आपका नया लाइन है। अभी भी mg जो है नीचे ही लग रहा होगा, है ना। अब मान लीजिए ये थीटा है, यही थीटा स्मॉल था काफी, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करूं इस तरफ, तो एक फोर्स लगेगा mg साइन थीटा, क्योंकि यही थीटा होगा ना। mg cos थीटा से मुझे कोई मतलब नहीं है। mg sin theta is the restoring force, because due to mg sin theta it will tend to return to its original position. mg sin theta is the restoring force,
देखो ध्यान से, इसी mg sin थीटा के कारण वो लौट के आएगा, है ना। तो रेस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा, रेस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा, कितना होगा रेस्टोरिंग टॉर्क। मान लीजिए ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, ये मान लीजिए x है, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट किया आपने वो मान लीजिए x है, तो इट विल बी माइनस mg साइन थीटा इंटू एक्स। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये नहीं है, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगा ना, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है उसको मान लीजिए आप d। व्हाट इज d, d इज द डिस्टेंस बिटवीन O टू C, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज d। ओके, दिमाग सरक गया था जगह से, फाइन। नाउ वी नो दैट थीटा इज वेरी स्मॉल, वी नो दैट for small angle sin theta is nearly equal to theta, है कि नहीं। तो मैं लिख सकता हूं टॉर्क इज इक्वल टू माइनस mg थीटा इंटू डी, लिख सकता हूं कि नहीं। अच्छा, नाउ थीटा को मैं x अपॉन डी लिख सकता हूं क्या, x अपॉन डी लिख सकता हूं मैं थीटा को, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं, है ना। आर्क लेंथ बाय रेडियस लिख सकता हूं, तो d और d कैंसिल हो गया, तो ये मेरा टॉर्क का इक्वेशन हो गया, mg इंटू एक्स बराबर है, ठीक है। अब देखिए यहां पर साबित हो जा रहा है कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा, देयरफॉर SHM, है कि नहीं। यहां पर साबित हो जा रहा है m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, d कांस्टेंट, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा, देयरफॉर एंगुलर SHM, है ना, देयरफॉर एंगुलर SHM। तो टॉर्क के जगह में कभी भी I अल्फा लिख सकता हूं। नाउ व्हाट इज I अल्फा, सिंपल है, टॉर्क इज I अल्फा। व्हाट इज अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर SHM है, हम लिख सकते हैं अल्फा के जगह में माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बराबर है, लिख सकते हैं ना। माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस mg इंटू एक्स। ओके, अब देखिए x और x कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हुआ, mg अपॉन आई अंडर रूट, ठीक है। तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई mg। क्या गड़बड़ कर दिया मैंने, mg साइन थीटा इज द, ये तो बढ़िया है, थीटा कुछ तो गड़बड़ है, mg साइन थीटा इज द रिस्टोरिंग फोर्स, बात तो बराबर है। रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा फिर, रिस्टोरिंग फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सब तो बराबर है। फिर थीटा लिख दिया मैंने साइन थीटा के जगह में, और थीटा के जगह अल्फा का फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया रे बाबा, अल्फा का फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया। टॉर्क इक्वेशन से जा रहा था, मैं फोर्स इक्वेशन में घुस गया। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, है ना, इसको ऐसा ही रहने दीजिए, और मैं इसको ऐसा लिख दूंगा
तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है ना रे। अल्फा लीनियर एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। गड़बड़ी, एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो ये थीटा और थीटा कैंसिल हो गया तो mgd आ गया। वही तो सोचू, समझे। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल, जैसे आपने एक घड़ी को एकदम ऊपर टांग दिया है, ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ मास कहां होता है, बीच में होता है। तो टाइम पीरियड बताइए, अगर मैंने इसको थोड़ा सा सरका दिया तो क्या होगा। फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइए, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई एम जी डी। What is d? It is the distance between the point of suspension and center of mass. And what is I? I is moment of inertia. किसी भी घड़ी को आप एक डिस्क मानिए, घड़ी को आप एक डिस्क मानिए, तो डिस्क का कोई डिस्क है मान लीजिए, उसका सेंटर के अबाउट, ऐसा एक्सिस के अबाउट अगर कोई डिस्क घूम रहा है, ऐसे एक्सिस के अबाउट अगर कोई डिस्क घूम रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाई 2। लेकिन ध्यान से देखिए, ये डिस्क किस एक्सिस के अबाउट घूमेगा, इस एक्सिस के अबाउट। इज इट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास? नो। ऐसे एक्सिस के अबाउट अगर घूम रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है 3/2 mr स्क्वायर। शायद वो पोर्शन कट रहा होगा, लग ही रहा था मुझे। कट रहा है क्या? ओ थोड़ा सा नहीं कट रहा। कितना होगा? 3/2 mr स्क्वायर। तो बस झाला, आई की जगह 3/2 mr स्क्वायर अपॉन mgd। तो दिस इज d एंड दैट इज द रेडियस ऑफ द डिस्क। तो आर आर कट गया, mm कट गया, तो योर आंसर इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ 3/2 r बाई जी। आई बात समझ में? बढ़िया, तो ऐसा है। तो याद रखिएगा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फिजिकल पेंडुलम। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लोटिंग बॉडी करते हैं, है ना। ये जो लिखा मैंने उसको आप लिख लीजिएगा अच्छे से, एक आधा क्वेश्चन और देख लीजिएगा, ठीक है। इसको होमवर्क की तरह दे रहा हूं, कर लीजिएगा। अगर मैंने घड़ी को, ये सेंटर ऑफ मास है, यहां पर टांगा है और ये डिस्टेंस मान लीजिए r/3 है, ठीक है। यहां पर अगर टांगा है और थोड़ा सा मान लीजिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो टाइम पीरियड कितना है बताइए। फॉर्मूला वही रहेगा, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, d चेंज हो जाएगा। तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए हम लोग करते हैं फ्लोटिंग बॉडीज। कोई भी चीज को अगर आप कोई लिक्विड पर मान लीजिए रख देते हैं और वो फ्लोट होता है, तो उसका वजह क्या है, फ्लोट होने का वजह क्या है। तो आप बोलिएगा ना सर, फ्लोट होता है क्योंकि डेंसिटी उसका उस लिक्विड से कम है। डोंट गिव चाइल्डिश आंसर, डोंट गिव चाइल्डिश आंसर। तो बिफोर स्टार्टिंग फ्लोटिंग बॉडीज, लेट अस स्टडी फ्लोटेशन। ध्यान से देखिएगा, अगर ये मान लीजिए पानी है, इसका डेंसिटी मान लीजिए रो है, और यहां पर मैंने मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से तैरने के लिए छोड़ दिया है, ये इट इज फ्लोटिंग नॉट सिंकिंग। इसका डेंसिटी मान लीजिए सिग्मा है, समझे। नाउ इट इज नॉट नेसेसरी कि सिग्मा अगर रो से कम हुआ तो ही फ्लोट करेगा। बताइए, लोहा का बना हुआ कढ़ाई पानी में फ्लोट कर सकता है ना, लोहे का डेंसिटी तो पानी से ज्यादा होता है, फिर डूबता क्यों नहीं है, समझे। सो डेंसिटी इज नॉट द रीजन, द रीजन इज कि इसको जो ऊपर की ओर बाउंड फोर्स मिल रहा है, इसको जो ऊपर की ओर बाउंड फोर्स मिल रहा है, वो इसके mg को संभाल ले रहा है।
बाउंड फोर्स इज बैलेंसिंग द mg, इसीलिए वो फ्लोट कर रहा है। बाउंड फोर्स अगर mg से कम हो गया तो वो डूब जाएगा। तो मान लीजिए एक बॉडी ऐसा करके तैर रहा है, ठीक है। इसका मान लीजिए x डिस्टेंस अंदर है, x डिस्टेंस पानी के अंदर है और पूरा लेंथ मान लीजिए l है ना। और ये मान लीजिए ऐसा शेप का है और इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए a है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ऐसा करके पानी में वो तैर रहा है। अब करना क्या है, इसको थोड़ा सा और नीचे ढकेल दो। x तो उसका मतलब इक्विलिब्रियम लेंथ है, x इज द इक्विलिब्रियम लेंथ, यानी आप अगर उसको कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो x अमाउंट तो अंदर रहेगा, ठीक है, और l माइनस एक्स बाहर रहेगा। लेकिन लेट अस गिव अ जेंटल पुश, लेट अस गिव अ जेंटल पुश, ठीक है। कितना? बाय अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट y, यानी x तो डूबा ही है, हम उसको थोड़ा सा और डुबा देंगे। तो लेट अस ड्रॉ अ न्यू डायग्राम। सपोज दिस इज द पानी एंड नाउ दिस इज द ब्लॉक, अंदर घुसा हुआ थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, अब कितना अंदर घुसा हुआ है वो? x तो पहले से घुसा हुआ था, हम उसको y और अंदर घुसा दिए, तो अब कितना घुसा हुआ है टोटल? x प्लस वाई। एम आई करेक्ट? यस। अब चलो कुछ फोर्स बनाते हैं। नीचे mg होगा, ठीक है, और ऊपर होगा बाउंड फोर्स। ओके, नाउ रिमेंबर बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल बाउंड फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, जितना अंदर है उतना ही लिखना है, इंटू जी, रो वी जी। डेंसिटी किसका? लिक्विड का, और वॉल्यूम किसका? सॉलिड का, लेकिन कितना? जितना अंदर है, इंटू जी, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप 9th में पढ़े होंगे। अब यहां पर देखिए मैं लिख सकता हूं कि एफ बी इज इक्वल टू एम जी, लिख सकता हूं, लेकिन यहां पर क्या होगा पता है? थोड़ा सोचो, तुम किसी बॉल को अगर पानी के अंदर जबरदस्ती ढकेल दोगे, प्लास्टिक बॉल, किसी प्लास्टिक बॉल को अगर पानी के अंदर जबरदस्ती ढकेल दोगे तो तुमको एक ऐसा ऊपर की तरफ एक एक्स्ट्रा फोर्स फील होगा, समझे? क्यों ऐसा? क्योंकि बॉल जब पानी में तैर रहा था तो कुछ ही पोर्शन अंदर था। बॉल जब पानी में तैर रहा था तो उसका कुछ ही पोर्शन अंदर था, लेकिन जब आपने उसको पूरा अंदर घुसा दिया तो वो पूरा ही अंदर है, समझे? तो इस केस में इतना वॉल्यूम ऑफ पानी उसने डिस्प्लेस किया है कि नहीं? सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं ना। इस केस में इतना पानी उसने डिस्प्लेस किया है और इस केस में उसने पूरा ही पानी डिस्प्लेस कर दिया है, यानी बॉल जहां पर है वहां पर पहले पानी था, अब वहां पर बॉल है, वहां पानी नहीं है, तो उतना पानी उसने डिस्प्लेस कर दिया होगा। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही बोलता है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड के अंदर में जितना ज्यादा पानी लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उसको उतना बाउंड फोर्स मिलेगा। बाउंड फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, समझ गए? तो पहले जब इतना अंदर था इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब पहले वो इतना अंदर था उस समय बाउंड फोर्स mg के बराबर था, इसलिए वो फ्लोट कर रहा था। लेकिन अब आपने उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब कर दिया है
और अंदर एक्स्ट्रा घुसा देने के कारण बाउंड फोर्स कुछ और हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा। मोर द सॉलिड इज इनसाइड, मोर इज द बाउंड फोर्स। समझे? तो ऊपर की ओर फोर्स mg से अब ज्यादा है, इसीलिए तो छोड़ देने से वो किधर जाएगा? ऊपर आएगा। छोड़ देने से वो किधर जाएगा? ऊपर आएगा। ऊपर कितना आएगा? कितना आएगा ऊपर? जितना आपने x से एक्स्ट्रा अंदर घुसाया था, यानी y। अगर आपने उसको y अंदर घुसाया था तो x इस पोजीशन में आने के बाद वो y और ऊपर आएगा, फिर वो नीचे जाएगा और फिर y और अंदर जाएगा। समझे? यानी x हमेशा अंदर रहेगा। y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेशन। समझे? तो यहां पर देखिए FB इज इक्वल टू mg हो रहा है, और यहां पर देखिए, अच्छा यहां पर मैं क्या लिखूंगा FB की जगह? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड इंटू जी। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो है इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड इंटू जी इज इक्वल टू mg। जी कट गया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड जो होगा वो कितना होगा? एरिया इंटू एक्स, एक्स ही इमर्स्ड है ना, तो एरिया इंटू एक्स इज इक्वल टू m। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। अब देखिए ऊपर की ओर ज्यादा फोर्स होने के कारण, FB mg से ज्यादा होने के कारण, देयर विल बी एन एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ऊपर की ओर एक एक्सेलरेशन होगा, तो बड़ा कौन FB डैश, छोटा कौन mg, तो इज इक्वल टू क्या? ma। ठीक है। अब FB डैश की जगह लिखिए रो इंटू वॉल्यूम इमर्स्ड एरिया इंटू एक्स प्लस वाई। इस बार x प्लस वाई डूबा हुआ है ना, इंटू जी। वॉल्यूम इमर्स्ड ही लिखना है बस, ठीक है। माइनस mg माइनस ma, सॉरी, इज इक्वल टू ma। तो मैं क्या बोल रहा हूं? रो इंटू a इंटू एक्स इंटू जी, रो इंटू a इंटू एक्स इंटू जी प्लस रो इंटू a इंटू वाई इंटू जी माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो ध्यान से देखिएगा, ये और ये कट जाएगा, क्योंकि इक्वेशन 1 बोलता है रो इंटू a इंटू एक्स इज इक्वल टू m। कटना ही था यार, कटना ही था। ये वो बाउंड फोर्स है जो अकेला mg को संभाल रहा था। समझे? इस बाउंड फोर्स के कारण ऑसिलेशन नहीं हो रहा था, और ना ही इस बाउंड फोर्स के कारण ऑसिलेशन हो रहा है। ऑसिलेशन तो हो रहा है, ऑसिलेशन तो हो रहा है इस बाउंड फोर्स की वजह से। समझे? जो एक्स्ट्रा बाउंड फोर्स है वो ऑसिलेट करवाएगा बॉडी को, और वो है इतना। तो हम डायरेक्टली ये लिख सकते थे। समझे? तो रो ए वाई इंटू जी इज इक्वल टू एम ए। तो मैं क्या बोल रहा हूं? y नीचे की ओर है और a ऊपर की ओर है, तो यहां पर मैं एक माइनस साइन लिख सकता हूं। आई बात समझ में? अब चलिए, m क्या होगा? मास ऑफ पूरा सॉलिड, तो सिग्मा इंटू एरिया इंटू कंप्लीट लेंथ, है ना। सिग्मा इंटू एरिया इंटू कंप्लीट लेंथ, मास ऑफ कंप्लीट सॉलिड, उसका डेंसिटी सिग्मा है ना। और रो इंटू एरिया इंटू वाई इंटू जी इंटू ए। तो मैं क्या बोल रहा हूं? देखिए एरिया कैंसिल हो गया है, और आपको ए मिलता है माइनस ऑफ रो बाई सिग्मा वाई बाई एल। तो अगेन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। यही माइनस लाने के लिए मैंने यहां माइनस लिख दिया था, ठीक है। यहां लिख देता हूं सिंस वाई इज अपोजिट टू ए, ठीक है। तो इज a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, देयरफॉर SHM। अब ये तो लीनियर SHM है, ये एंगुलर SHM नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन में SHM हो रहा है। तो मैं अगर SHM है तो a की जगह लिख सकता हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर x, x नहीं y, माइनस ओमेगा स्क्वायर y इस a की जगह लिख सकता हूं, इज इक्वल टू माइनस रो बाई सिग्मा y बाई
एल हो गया, वाई वाई कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, होना ही था। तो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट जी था क्या, जी भी था, ठीक है। 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये तो होना ही था, इंटू सिग्मा बाई रो। बस, जबरदस्त। यानी ऑब्जेक्ट कितना अंदर इक्विलिब्रियम में घुसा हुआ है इस पर कोई डिपेंडेंट नहीं करता, बस डेंसिटी का रेशियो लिखो एल बाई जी, खत्म। समझे? तो याद रखिएगा सॉलिड अपॉन लिक्विड है। सॉलिड अपॉन लिक्विड, ठीक है। तो ये आपका हो गया फ्लोटिंग बॉडीज। अब इस पर कोई एग्जांपल का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिया रहेगा कि एक ऑब्जेक्ट है उसका डेंसिटी 0.5 है और एक ऑब्जेक्ट लिक्विड का डेंसिटी मान लीजिए 1 है। अगर ऑब्जेक्ट का लेंथ मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, तो व्हाट इज द टाइम पीरियड इफ इट इज स्लाइटली पुश्ड और पुल्ड, दोनों चलता है। समझे? ठीक है। तो फ्लोटिंग बॉडी हो गया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगता है भूल गए आप लोग। सही बात है, 3 साल पहले पढ़े हैं। अब देखिए इसमें एक और हम आपको पार्ट करा देते हैं, वो है सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, साइकिल का पंप जैसे होता है ना वैसा। तो टॉपिक का नाम है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट मतलब कैसा? एक सिलेंडर रहेगा, उसके अंदर गैस रहेगा, एक सिलेंडर रहेगा, उसके अंदर गैस रहेगा। साइकिल का पंप में यहां छोटा सा छेद होता है, इसमें कोई छेद वेद नहीं है, ठीक है। अब इसमें है गैस, इसमें है गैस। सर गैस तो उड़ जाएगा। अबे कैसे उड़ जाएगा? अपन ऊपर एक पिस्टन लगाएंगे ना, एक ढक्कन लगाएंगे ना, मूवेबल ढक्कन। पिस्टन क्या होता है? मूवेबल ढक्कन। ठीक है। तो तो पिस्टन का मास मान लीजिए m है। अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। कैसा? जैसे मान लीजिए ये लेंथ है, मान लीजिए y x, जस्ट लाइक फ्लोटिंग बॉडीज। ये लेंथ x है मान लीजिए, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है मान लीजिए a, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे ढकेल दूंगा। पहले इक्विलिब्रियम का बात कर लेते हैं। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो इक्विलिब्रियम में देखिए इस पिस्टन का वजन नीचे है और गैस का प्रेशर ऊपर है, ठीक है। और ऊपर से हम ढक्कन बंद कर देंगे ताकि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इन्वॉल्व ना कर पाओ। ढक्कन क्लोज्ड, क्योंकि अगर ऊपर से खुला रहा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमको इंक्लूड करना पड़ जाएगा और मैं नहीं चाहता अभी इंक्लूड करना। तो ऊपर प्रेशर, नीचे mg। तो फोर्स कितना है? प्रेशर तो P है, फोर्स कितना है? प्रेशर इंटू एरिया। अबे फोर्स क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या होगा? प्रेशर इंटू एरिया, है ना। तो अभी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, मतलब प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू mg। m इज मास ऑफ पिस्टन। चार बजेगा कम से कम।
कहा जा रहा रिकॉर्डिंग कब छोड़ेगा फिर? एक ठीक, प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल टू mg हो गया। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, समझ रहे ना आप? पिस्टन का बाहर नीचे, गैस का प्रेशर ऊपर। अब हम इसको थोड़ा अंदर दबा देंगे तो फिर से हम सिलेंडर बनाएंगे। फिर से हम सिलेंडर बना दिए और ये मान लीजिए पिस्टन का लाइन है, इसको ब्लैक से बनाएंगे। ये मान लीजिए पिस्टन का ओरिजिनल लाइन है ना? तो पिस्टन को हम थोड़ा नीचे दबा देंगे या ऊपर खींच लेंगे, दोनों चलेगा। तो पिस्टन को हम नीचे दबा दिए, कितना? तो देखिए ये पिस्टन का नया लाइन है, तो हमने कितना दबा दिया? y, है कि नहीं? इससे क्या हो गया होगा बोलो तो? पिस्टन को अंदर दबा देने से क्या हो गया होगा? क्या हो गया होगा? वॉल्यूम कंप्रेस हो गया होगा, समझे? ड्यू टू द कंप्रेशन, ऐसा ड्यू टू दिस वॉल्यूम इज कंप्रेस्ड। कितना? अब सिंपल है ना, एरिया इंटू हाइट। तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम। तो इस वजह से प्रेशर बढ़ गया होगा। अभी भी mg उतना ही है, इस वजह से क्या होगा? प्रेशर बढ़ गया होगा, क्योंकि वॉल्यूम अगर आप कम कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। बॉयल्स लॉ लगा देंगे हम इसमें, पढ़े हैं ना बॉयल्स लॉ केमिस्ट्री में? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ लिख दिया मैंने, लो बेटा। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या बोल सकते हैं? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पढ़े ना केमिस्ट्री में? एट कांस्टेंट टेम्परेचर PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप क्या करो, इसको ना डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड, क्योंकि अपने पास ना डेल्टा V के टर्म्स में है। तो मैं लिखूंगा प्रोडक्ट रूल लगा के P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P इज इक्वल टू 0। सही है? P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P इज इक्वल टू 0। ठीक है? अच्छा, तो यहां से मुझे डेल्टा P मिल जाएगा, कितना ना भाई? डेल्टा P मुझे मिल जाएगा माइनस ऑफ P डेल्टा V अपॉन V। अच्छा, मैं डेल्टा P के पीछे क्यों पड़ा हूं? याद करो फ्लोटिंग बॉडी में मैंने क्या बोला था? लेफ्ट साइड का डायग्राम में बॉयंट फोर्स वाज FB और राइट साइड का डायग्राम में दबाने के बाद बॉयंट फोर्स वाज FB डैश। क्या FB के कारण ऑसिलेशन हो रहा था? नहीं। क्या FB डैश के कारण ऑसिलेशन हो रहा है? नहीं। ऑसिलेशन हो रहा है एक्स्ट्रा फोर्स के कारण। वो क्या था? FB डैश माइनस FB। इसलिए मैंने यहां भी एक्स्ट्रा प्रेशर निकालने का कोशिश किया है, क्योंकि यही एक्स्ट्रा प्रेशर विल कॉज ऑसिलेशन, यही एक्स्ट्रा प्रेशर विल कॉज ऑसिलेशन। आई बात समझ में? ये भी लीनियर एसएचएम है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेट हो रहा है। अच्छी बात है। तो डेल्टा V तो हम निकाल चुके हैं, अब बस पुट कर देते हैं। तो डेल्टा P इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V की जगह में मैं लिख दूंगा A इंटू वाई अपॉन वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम? ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ओरिजिनल वॉल्यूम ये था, वो क्या होगा? A इंटू एक्स, A इंटू एक्स, A कैंसिल हो गया। ठीक है? तो डेल्टा P मुझे कितना मिल रहा है? माइनस पी वाई अपॉन एक्स। अच्छा, P क्या है? P कुछ नहीं है, P तो mg अपॉन A है। यहां देखिए, P इज mg अपॉन A, है ना? तो मैं लिख दूंगा यहां पर भाई P के जगह mg अपॉन A हो गया। ठीक है, बढ़िया। अब मैं लिखूंगा
कि भाई ऊपर एक एक्सीलरेशन हो रहा होगा, क्योंकि इधर प्रेशर ज्यादा है ना तो फोर्स भी ज्यादा होगा, तो ऊपर एक एक्सीलरेशन हो रहा होगा। तो मैं क्या इक्वेशन लिखूंगा ना भाई, P डैश ए माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। ऑसिलेशन कौन कर रहा है? पिस्टन इज ऑसिलेटिंग। ये पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसी का मास इन्वॉल्व होना चाहिए ना एम ए में। हो गया? ठीक है। तो देखिए प्रेशर बढ़ गया है, क्या मैं लिख सकता हूं P डैश इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P? लिख सकता हूं P डैश इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P। तो मैं लिखूंगा यहां पर P डैश की जगह में P प्लस डेल्टा P इंटू ए माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब मैं इधर आगे बढ़ता हूं। देखिए ध्यान से, डेल्टा P हमको मिल चुका है, तो मैं लिखूंगा ना भाई P प्लस डेल्टा P के जगह में माइनस ऑफ एम जी वाई अपॉन एक्स, बढ़िया है, ए भी है, इंटू ए इज इक्वल टू नहीं माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला ए और ये वाला ए कैंसिल हो रहा है, और ये ए जब इस पी से मल्टीप्लाई होगा तो पी ए और एम जी भी कैंसिल हो जाएगा। ऑफ कोर्स कैंसिल होना ही था, क्योंकि ये प्रेशर वाज नॉट द रीजन ऑफ ऑसिलेशन, ना ही ये प्रेशर वाज रीजन ऑफ ऑसिलेशन। द रीजन ऑफ ऑसिलेशन इज डेल्टा पी। समझे? तो माइनस एम जी वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम ए। एम कैंसिल हो गया, पिस्टन कितना भी भारी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब माइनस, तो यहां से साबित हो रहा है, देखो ए प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, देयरफॉर एसएचएम, मतलब ये ऑसिलेशन एसएचएम है। अब क्या हो गया, टाइम पीरियड निकाल लो आराम से। टाइम पीरियड निकालने का तरीका मैं आपको अलग अलग कंडीशन में सिखा रहा हूं, ये सब किसी किताब का टॉपिक नहीं है, ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चंस है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चंस है जिसको आजकल के किताबों ने टॉपिक्स बना दिया है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू माइनस वाई एसएचएम है, तो मैं a के जगह लिख सकता हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस जी वाई बाई एक्स। हो गया, वाई वाई कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स बाई जी। अब एक्स थोड़ा सा वेरिएबल टाइप का लग रहा है, तो उसको मैं एल कर देता हूं। जहां जहां एक्स था उसको मैं एल कर देता हूं, ताकि आपको वेरिएबल जैसा ना लगे। ओके, और कहां है एक्स? डायग्राम में है एक्स। तो ये हो गया पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। समझे? अब चलिए हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसके लिए आप लोग परेशान हैं, इसको भी लिख दीजिएगा। स्प्रिंग रॉड अरेंजमेंट। स्प्रिंग रॉड अरेंजमेंट। सोचिए पिस्टन कितना भारी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी पिस्टन पे अगर मैं भी बैठ जाऊं तो भी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड वही होगा। देखिए, अब ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो थोड़ा सा एंगुलर एसएचएम का पार्ट है। स्प्रिंग रॉड अरेंजमेंट, स्प्रिंग रॉड अरेंजमेंट। जैसे सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए एक वर्टिकल ऐसा करके वॉल है फिक्स्ड, एक वर्टिकल वॉल फिक्स्ड है, और इस पर एक हिंज है। क्या है? हिंज। जैसे दरवाजे में होता है ना वैसा हिंज, और इस हिंज के थ्रू एक रॉड ऐसा करके लगा हुआ है। ठीक है, अब ये जो रॉड है इसका लेंथ है L और इसका मास है M। ठीक है, ठीक है। अब इस रॉड को यहां पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है,
जो लगा हुआ है ग्राउंड पे। समझे? तो अगर मैंने इस रॉड को थोड़ा नीचे दबा दिया और छोड़ दिया तो ये रॉड ऐसा ऐसा होगा। तो चलिए एक डायग्राम बनाते हैं दबा हुआ रॉड का, अलग बनाते हैं, नहीं सिम बनाते हैं। ऐसा कुछ होगा दबा हुआ रॉड, स्प्रिंग दब जाएगा काफी। सो दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। नाउ सपोज दिस इज एक्स। थीटा बहुत छोटा होता है तो एक्स को आप आर्क नहीं स्ट्रेट लाइन मानिएगा, ठीक है। अब स्प्रिंग जो नीचे की ओर दब गया है, स्प्रिंग जो नीचे की ओर दब गया है तो ऊपर की ओर रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा होगा। कितना दबा है स्प्रिंग? एक्स। स्प्रिंग कितना दबा है? एक्स। तो स्प्रिंग में रेस्टोरिंग फोर्स ऊपर की ओर डेवलप हो रहा होगा एंड इट इज एंगुलर एसएचएम, क्योंकि थीटा ऑसिलेट हो रहा है। समझे? तो सिंपल है, वही तरीका। रेस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा? रेस्टोरिंग फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो रेस्टोरिंग फोर्स किधर है? ऊपर, तो के एक्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है? देखिए के एक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है? एल। तो के एक्स इंटू एल। आई बात समझ में? और यहां पर एक माइनस साइन भी होगा क्योंकि के एक्स जो है, अच्छा एक्स नीचे की ओर है ना और के एक्स ऊपर की ओर है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, हालांकि कोई रीजन नहीं था, मैं एक्स के जगह जब लिखूंगा ना थीटा बाई एल, ये देखिए थीटा बाई एल नहीं, थीटा इंटू एल लिख सकता हूं ना। एक्स के जगह, अबे थीटा क्या होता है? एक्स अपॉन एल होता है ना। तो एक्स के जगह मैं थीटा इंटू एल लिख सकता हूं ना, और एक और एल है तो एल स्क्वायर हो गया। तो रेस्टोरिंग टॉर्क जो है ये हुआ। अब ये माइनस साइन क्यों है भाई? सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हैं कि इधर अगर आप घुमा रहे हैं और उल्टा दिशा में रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो टॉर्क होगा वो अंदर की ओर आएगा, तो माइनस तो होगा ही, ठीक है। तो ये माइनस हो गया। सो नाउ टॉर्क इज डिपेंडेंट ऑन माइनस थीटा, देयरफॉर एसएचएम। ये सिंपल सी बात है, अगर फोर्स डिपेंडेंट ऑन माइनस एक्स तो एसएचएम, अगर टॉर्क डिपेंडेंट ऑन माइनस थीटा तो एसएचएम। और जहां एसएचएम होगा आप ए के जगह लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और अल्फा के जगह लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो यहां पर रेस्टोरिंग टॉर्क आई अल्फा होता है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा के थीटा एल स्क्वायर। नाउ अल्फा के जगह मैं लिख सकता हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इंटू माइनस के थीटा एल स्क्वायर। तो माइनस थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा? आई क्या होगा लिख देते हैं, आपको भी बता देते हैं। अगर कोई रॉड, थिन रॉड बीच से घूम रहा है, बीच से एक कोई रॉड है, ये इसका मास m है और लेंथ l है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाई 12। कोई रॉड अगर बीच से घूम रहा है, थिन रॉड, और अगर कोई रॉड मान लीजिए एंड से घूम रहा है, ऐसा एंड से घूम रहा है कोई रॉड, ऐसे ये देखिए ऐसे घूम रहा है, तो उस समय आई हो जाता है ml स्क्वायर बाई 3। ये सब रोटेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई की जगह क्या लिखेंगे? ml स्क्वायर बाई 3, क्योंकि ये रॉड ध्यान से देखिए एंड से घूम रहा है, ये रॉड एंड से घूम रहा है, समझे ना। माइनस कैंसिल हो गया है, इजिकल टू के एल स्क्वायर ले बेटा, एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? रुको, ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा वो तो लिखो पहले। ओमेगा स्क्वायर आएगा 3k बाई एम, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई
अंडर रूट ऑफ m बाई 3k। समझ गए? ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसा मान लीजिए रॉड है, रॉड थिन रॉड है, ओके। अब यहां पर एक स्प्रिंग ऐसा लगा दिया गया और यहां पर एक स्प्रिंग ऐसा लगा दिया गया। अब ये भी एक फिक्स्ड रीजन है, इसका भी मान लीजिए K है, इसका भी मान लीजिए K है, ये भी मान लीजिए फिक्स्ड है। तो ऑफ कोर्स दिस विल बी द पॉइंट ऑफ रोटेशन। अगर मैंने इस स्प्रिंग को ऐसा किया तो इसके अबाउट घुमा रहे हम, तो क्या होगा? नया डायग्राम कैसे बनेगा? नया डायग्राम ऐसे बनेगा, ऐसे। ये स्प्रिंग इधर दब जाएगा और ये स्प्रिंग इधर दब जाएगा, दोनों दब जाएगा, है ना। तो इसके कारण इधर रेस्टोरिंग फोर्स होगा और इसके कारण इधर रेस्टोरिंग फोर्स होगा, है ना। तो दिस विल बी थीटा एंड दिस विल ऑल्सो बी थीटा ना। आ रहा है समझ में? थीटा दिख रहा है? ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। वही थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एल बाई 2, क्योंकि यहां से लेकर यहीं तक है ये एक्स बाई एल बाई 2, समझे? पूरा लेंथ एल है तो इतना कितना होगा? एक्स बाई एल बाई 2 थीटा। फाइन। तो इस तरफ जो फोर्स है, इस तरफ जो फोर्स है, ये दोनों मिलके रेस्टोरिंग टॉर्क देगा। तो रेस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स इधर से और के एक्स इधर से। तो इसका टॉर्क कितना होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इधर का टॉर्क कितना होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जिस पॉइंट के अबाउट घूमता है वहीं तक का डिस्टेंस देखते हैं, जिस पॉइंट के अबाउट घूमता है वहीं तक का डिस्टेंस देखते हैं। कहां से? जहां से फोर्स लगता है, समझे? तो ये भी L बाई 2 और ये भी L बाई 2। तो रेस्टोरिंग फोर्स विल बी माइनस के एक्स इंटू एल बाई 2 माइनस के एक्स इंटू एल बाई 2। दो है, इधर से भी और उधर से भी, ठीक है। अच्छा, ये कपल है क्या? हाँ, ये कपल है, ठीक है। तो कितना हो गया? माइनस के एक्स इंटू एल, ओके। अभी x के जगह लिखिए L बाई 2 इंटू थीटा, तो कितना हो गया? माइनस के थीटा एल स्क्वायर बाई 2। रेस्टोरिंग टॉर्क, तो रेस्टोरिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, देयरफॉर SHM, देयरफॉर SHM, ठीक है। तो अब मैं लिख सकता हूं आई एल्फा इज इक्वल टू माइनस के थीटा एल स्क्वायर बाई 2, और अल्फा के जगह मैं लिख सकता हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा माइनस के थीटा एल स्क्वायर बाई 2। थीटा माइनस कैंसिल हो गया, और आई की जगह मैं लिखूंगा, क्योंकि ये बीच से घूम रहा है, साइड से नहीं घूम रहा है इसकी तरह, बीच से घूम रहा है, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 बीच से घूम रहा है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के एल स्क्वायर बाई 2, 2 6 12, एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ओमेगा आ रहा है 6k बाई m, समझे? तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई 6k। आई बात समझ में? तो ये हो गया। अच्छा, तो दोनों क्वेश्चन लिखिएगा, और सिंगेज विंगेज में या फिर कोई भी किताब में आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे, कर लीजिएगा। दो चार अभी अगर आप और कर लेंगे तो आपका पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा कि बात क्या है, ठीक है। अब चलिए
एक दो क्वेश्चंस और करते हैं एकदम अलग। 49 मिनट ही हुआ है, ज्यादा नहीं है। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है ऐसा कि ऐसा करके वर्टिकल वॉल है, हटके है ये क्वेश्चन, ठीक है, आज जो पढ़ा है उससे रिलेटेड नहीं है। यहां पर एक ब्लॉक है, यहां पर एक ब्लॉक है और इससे जुड़ा है एक स्प्रिंग, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। तो ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन, है कि नहीं, क्योंकि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है। इक्विलिब्रियम पोजीशन वही होता है जिसमें स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में हो। इक्विलिब्रियम पोजीशन वही होता है जिसमें स्प्रिंग अपने अंदर में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी एक्स्ट्रा वाला स्टोर करके ना रखे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको हम लेफ्ट साइड में, ये डिस्टेंस दिया हुआ है x0, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड वॉल है ये। तो हम इसको लेफ्ट साइड में, इट इज compressed, it is compressed to the left by a distance of 2x0, यानी इस साइड इसको दबाया गया, 2x0 तक दबाया गया इस साइड, एंड रिलीज्ड। तो पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन टू स्ट्राइक द वॉल। सिंपल है, बहुत सिंपल है। पहले तो हम वो डायग्राम बनाते हैं जो एट टाइम t इक्वल टू 0 पे होगा, और वो कुछ ऐसा होगा। ऐसा कुछ होगा, है ना, दबा के छोड़ दिया। तो देखो ये तो अभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। तो मान लो ये दीवार नहीं होता, मान लो ये दीवार नहीं होता, तो ऐसे दबा कर छोड़ अगर देते तो कहां तक जाता, 2x0 तक जाता ना, जितना इधर दबाए हैं ठीक है, यहां तक जाता कि नहीं जाता। इधर अगर 2x0 दबाए हो तो उधर भी 2x0 जाता ठीक है। लेकिन हमको पता है कि ये यहीं तक आकर रुक जाएगा, फिर क्या होगा, इसके साथ एक कोलिजन करेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा इलास्टिक कोलिजन होगा, ये इसको v स्पीड से मारेगा, समझे, और रिटर्न इसको मिलेगा v स्पीड ब्लॉक को। तो इस साइड का एक अलग ऑस्सिलेशन होगा और इस साइड का एक अलग ऑस्सिलेशन होगा, समझे, इस साइड का एक अलग ऑस्सिलेशन होगा। मतलब ऐसा, इधर 2x तक जाएगा, 2x0 वापस आएगा, इधर x0 जाएगा, फिर यहीं से दुड़ुम से वापस मिल जाएगा, x0 वापस जाएगा, समझे, बात को समझे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां से लेकर यहां तक जाने का समय है मान लो t1, ठीक है, और यहां से लेकर, याद रखना ये मीन पोजीशन है, यहां से लेकर यहां तक समय है मान लो जाने का t2, और वो पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन टू स्ट्राइक द वॉल, ठीक है। तो यहीं पर वॉल है ना, तो मैं क्या बोल रहा हूं, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, इजंट इट एम्पलीट्यूड।
अगर उस साइड दीवार नहीं होता तो क्या ये 2x0 एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट नहीं करता? बिल्कुल करता है ना। तो टाइम टेकन टू कवर वन एम्पलीट्यूड कितना होता है? इफ यू रिमेंबर T/4। समझे? एक एम्पलीट्यूड, दो एम्पलीट्यूड, तीन एम्पलीट्यूड, चार एम्पलीट्यूड, एक टाइम पीरियड। तो एक एम्पलीट्यूड को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? T/4। समझे आप? ठीक है। रहा सवाल T2 का, तो मैं आराम से पता कर सकता हूं ये मीन पोजीशन है और इसी को मैं मान लूंगा इनिशियल पोजीशन T2 पता करने के लिए। तो मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड कितना है? 2x0। तो मीन पोजीशन से x0 तक जाने के लिए कितना समय लगेगा? तो फॉर T2 हम क्या करेंगे? x0 इज इक्वल टू 2x0 साइन ओमेगा T2, मतलब x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी होता है ना। बात को समझ रहे हैं? यू सपोज कर लीजिए कि दीवार नहीं है और आप पता करो कि दीवार तक पहुंचने का कितना टाइम है। यू नो द डिस्टेंस, इट इज x0। यू नो द एम्पलीट्यूड, इट इज 2x0। तो x0 इज द डिस्प्लेसमेंट, 2x0 इज द एम्पलीट्यूड। तो इस तरह से मुझे मिल जाएगा ओमेगा बाई 1/2 मतलब π/6 इज इक्वल टू 2π/6, 2π/t। इस ओमेगा की जगह लिख रहा हूं मैं, ओमेगा की जगह 2π/t इंटू T2। 1/2 मतलब साइन 30 ना, तो साइन 30 की जगह मैंने π/6 लिख दिया। तो कितना हो गया? पाई कैंसिल हो गया, तो T2 आपका निकल गया T/12, 6 2 12। समझे? तो रिक्वायर्ड टाइम कितना होगा? T1 प्लस T2। रिक्वायर्ड मतलब टाइम टेकन टू रीच द वॉल, T1 प्लस T2। तो T1 कितना है? T/4 एंड T2 कितना है? T/12। ऐड कीजिए, यह आएगा 3 + 1 4 T/3। और T कितना होता है? 2π√m/k। समझे? K/m। देखो सॉल्यूशन को देखो, अच्छे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो कंफ्यूज हो गया था मैं m/k की K/m। तो दिस इज द आंसर। तो टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2π/3 √m/k। अच्छा मान लो इसी क्वेश्चन में पूछता एंड ऑल्सो फाइंड द टाइम पीरियड, ऑल्सो फाइंड द टाइम पीरियड, तो आप क्या करते? मैं वही बोल रहा था कि इस साइड का पार्ट को आप एक तरह का ऑसिलेशन मानिए जिसमें दो ही एम्पलीट्यूड है, आना और जाना, और इस तरफ का आप एक अलग ऑसिलेशन मानिए। समझे? तो देखिए इधर से इधर जाएगा T1 एक बार लगेगा, इधर से इधर जाएगा T2 एक बार लगेगा, फिर जब लौट के आएगा तो फिर से T2 लगेगा, और यहां से यहां तक आएगा तो फिर से T1 लगेगा। तो टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम हो जाएगा T/4 इंटू T, यानी T1 इंटू 2 प्लस T2 इंटू 2। ये टाइम इंटू 2 प्लस ये टाइम इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू T/4 प्लस 2 इंटू T/12, मतलब 2 इंटू T/3, मतलब 4π/3 √m/k। दिस इज द टोटल टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। समझे? इस साइड का ऑसिलेशन को अलग समय लगेगा और इस साइड का ऑसिलेशन को अलग समय लगेगा। ओके, तो ये एक क्वेश्चन था। ठीक है, एक और क्वेश्चन था मुझे याद आ रहा है, आप लोग पूछे थे कि अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे करके 4 पेंडुलम्स है, इसका नाम मान लीजिए ABCD है। अब आप, मुझे एग्जैक्ट नाम से पता नहीं है, B जो है और D का लेंथ सेम है, B और D का लेंथ सेम है। तो क्वेश्चन में बोला गया है इफ B इज ऑसिलेटेड, मतलब इफ B इज गिवन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ऑप्शन ए में था A विल ऑसिलेट विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड,
C will oscillate with maximum amplitude, D will oscillate with maximum amplitude। तो आंसर क्या होगा? D। समझे? इसका आंसर हो जाएगा D will oscillate। अभी आपके क्वेश्चन में शायद C होगा, क्योंकि A और C का लेंथ सेम था। ठीक है, तो B को यह मैंने ऑसिलेट किया और D का लेंथ सेम है, B जैसा है, तो D will oscillate with मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है। लेंथ सेम हो जाने के कारण दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा। देखिए, ये इसको नचा रहा है, ये ड्राइवर है और ये ड्राइविंग है। ये इसको नचा रहा है और टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ जी बाई एल। तो इसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी यानी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ड्राइवर फ्रीक्वेंसी हो जाने के कारण एक अद्भुत सा फिनोमिनन होता है जिसे हम रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। कभी भी जैसे मैं अगर आपको नचा रहा हूं तो मेरा फ्रीक्वेंसी, अब मैं आपको अगर नचा रहा हूं तो मेरा फ्रीक्वेंसी और आपका फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो गया नाचने का किसी भी वजह से, तो आप बहुत भयानक नाचेंगे, मतलब आपका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाएगा। रेजोनेंस अकर एंड एट रेजोनेंस एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। समझे? एट रेजोनेंस एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। उससे ज्यादा लेंथ का एम्पलीट्यूड कम रहेगा, उससे कम लेंथ का एम्पलीट्यूड कम रहेगा। एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा रहेगा जिनका लेंथ सेम है। समझे? तो ऐसी बात है। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन लिखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप समझे होंगे इसको। कोई ऑसिलेट करना चाह रहा है 2x0 एम्पलीट्यूड से और आप बीच में दीवार खड़ा कर देते हैं। बस ये अज्यूम करना होगा कि दीवार के साथ जो कोलिजन होगा वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन अगर हुआ तो उस साइड T2 दो बार, इस साइड T1 दो बार, ऐसे ऑसिलेट होता रहेगा, ऐसे ऐसे। क्या बात है। एक और क्वेश्चन देखिए, डैंपिंग का क्वेश्चन है ये। बताइए, डैंपिंग में मरता कौन है? डैंपिंग मतलब ऑसिलेशन मर जाना। डैंपिंग का मतलब क्या है? ऑसिलेशन मर जाना, खत्म हो जाना। लेकिन मरता कौन है वो याद रखिएगा, एम्पलीट्यूड मरता है। समझे? यानी अगर आप अनडैम्प्ड ऑसिलेशन लीजिएगा, नेचुरल ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन अगर आप लीजिएगा तो ऐसा कुछ ग्राफ बनता है उसका। आई बात समझ में? यानी हर बार समय के बीतने के साथ हर बार एम्पलीट्यूड देखिए सेम है। समय के बीतने के साथ साथ हर बार एम्पलीट्यूड सेम है। और अगर आप डैम्प्ड ऑसिलेशन लीजिएगा तो समय के बीतने के साथ साथ जो एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो धीरे 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 मर जाता है। कैसा ग्राफ है बताइए? एम्पलीट्यूड का ग्राफ कैसा हुआ? एम्पलीट्यूड का ग्राफ कैसा हुआ? कैसा मर रहा है ये? एक्सपोनेंशियल। समझे? तो समय के बीतने के साथ साथ एम्पलीट्यूड का क्या इक्वेशन होगा? सो दैट इज ए इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस बीटी बाई 2m। ये है एम्पलीट्यूड का इक्वेशन, यानी किस टाइम पर कितना एम्पलीट्यूड होगा, ऐसा है। ये मैंने पढ़ाया था आपको डैंपिंग में। तो क्वेश्चन क्या है वो सुनिए। 100 ऑसिलेशंस बाद, 100 ऑसिलेशंस बाद एम्पलीट्यूड
इनिशियल एम्पलीट्यूड का, यानी ये वाला इनिशियल एम्पलीट्यूड का 1/3 हो गया, समझे? तो 200 ऑसिलेशंस बाद नेक्स्ट 200 बोला था क्या? नेक्स्ट 200 नहीं, 200 ऑसिलेशन बाद एम्पलीट्यूड कितना होगा? तो इट्स वेरी सिंपल बेटा, यही इक्वेशन होगा ना। मैं लिखूंगा कि गिवन केस में, अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय 100 ऑसिलेशन? यहीं पर आप फंस गए होंगे। 100 ऑसिलेशन क्या होता है? अबे एक ऑसिलेशन को अगर टाइम लगता है कैपिटल टी, यानी कि टाइम पीरियड, तो 100 ऑसिलेशन को कितना टाइम लगेगा? 100 टी। तो एट टी इज इक्वल टू 100 टी, ए इज इक्वल टू ए नॉट बाई 3, ए इज इक्वल टू ए नॉट बाई 3। बस हो गया, फॉर्मूला लिखिए, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m। ठीक है, तो ए की जगह लिखिए ए नॉट बाई 3 इंटू ए नॉट ई टू द पावर ये बी 2m, ये सब कांस्टेंट मान लीजिए, के इंटू टी, और टी की जगह लिखिए 100 टी, और आप यहां लिख दीजिए कि वेयर के मैंने माना है b बाई 2m। हो गया, तो ए नॉट कैंसिल हो गया, तो आपको एक वैल्यू मिला। क्या मिला? जहां उधर देखो, आपको मिला ई टू द पावर माइनस के टी, नहीं, ई टू द पावर माइनस के 100 टी इज इक्वल टू 1/3 मिला। फिर क्या पूछ रहा वो? 200 ऑसिलेशन के बाद कितना होगा एम्पलीट्यूड? फाइन, दिस टाइम द एम्पलीट्यूड इज अननोन, बट इक्वेशन तो वही होगा ना बे। तो मी काय म्हटला, एट टाइम टी इज इक्वल टू 200 टी, 200 ऑसिलेशन मतलब 200 टी, है ना? तो कितना होगा ए डैश? तो ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस ये बी बाई 2m की जगह के लिख रहा हूं मैं, और छोटा टी की जगह लिख रहा हूं मैं 200 टी। आपको तो पता ही है कि आप पावर का पावर क्या होता है? पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 200 में से मैं 100 अंदर रखूंगा और बाहर 2 कर दूंगा, चलेगा? पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, चलेगा ना? तो ए नॉट इंटू ये कितना था? 1/3। यहां देखिए, यहां देखिए स्क्वायर, तो आंसर इज ए नॉट बाई 9। और थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, अगर यहां पर नेक्स्ट रहा, नेक्स्ट 200 बाद, तो नेक्स्ट 200 मतलब क्या? ये समय का जो काउंटिंग होगा वो तो शुरू से होगा ना, स्टार्टिंग से होगा। तो नेक्स्ट 200 मतलब 300 टी, 100 तो पहले हो चुका है ना, तो यहां 300 ऐसा, तो बाहर 3 आएगा, तो यहां पर क्यूब हो जाएगा, तो यहां पर 27 हो जाएगा। विच एवर इज द आंसर। समझ गए आप? ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। इसके एक और सेशन ले लूंगा मैं, ठीक है? चलो।